नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदी भाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्म कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी। ठीक है, कक्षा ये 7th की हमारी क्लास चल रही है जिसमें हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है भाई हिंदी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर लेक्चर की बात की जाए तो ये मेरा 39वां लेक्चर है 39 और पार्ट जो है वो हमारा 8वां है। स्कूल मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा पार्ट था। तो चांद की एक कहानी थी, एक बहुत छोटी लड़की जिसे स्कूल में उसके लिए स्कूल जाती है और एक स्कूल से उसको निकाल दिया गया था और दूसरे स्कूल में जब वो जाती है तो उसका कैसा परिवेश रहता है उस स्कूल का, किस प्रकार से वहाँ पर वो बिहेवियर करती है, तो वो आपने सबने देखा। और आशा करेंगे कि आपको चैप्टर जो है बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको सरल तरीके से पूरा चैप्टर को समझाऊँ। ठीक है, तो आज हमको क्या करना है, इससे पहले जब लोग क्वेश्चन आंसर करने से पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जिन बच्चों को पुरानी वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं वो इस यूट्यूब पर जाएँ और ये सर्च करके जैसे ये हमारा इस प्रकार से आइकन आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो कक्षा 7, 6 है ना, और हमारी 10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो वहाँ पर आप लाइन से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं और क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या हमारा कि नए स्कूल का गेट कैसा था, और जो है ना को देखते ही, और जो गेट था उसको देखते ही तोतो चांद ने क्या कहा, यानी कि नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोतो चांद ने क्या कहा। तो आपको पता ही है कि जब नए स्कूल का गेट जो था वो 2 पेड़ों के तनों का बना हुआ था, यानी कि 2 पेड़ थे और उन तनों के बीच में मतलब 2 पेड़ बीच में लगे तो बीच से बच्चे उसके गुजरा करते थे, तो ये उसका पेड़ था और उसी को हम लोग गेट कहते थे। उस समय जो उसके स्कूल थे यानी स्कूल वाले जो थे, जो बच्चे थे, उनको गेट मतलब उनके लिए वही गेट था। ठीक है ना, उसे तोतो चांद देखते ही कहा कि एक दिन यह टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। किसने कहा? ये तोतो चांद ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो गेट था वो पेड़ों से, पेड़ के जो तने थे उससे बना हुआ था। वो आपको पता है कि समय के साथ पेड़ों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा पहला कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर खा की ओर जल्दी से। ठीक है, तोतो चांद को वह स्कूल क्यों, है ना, अच्छा क्यों लगा। क्वेश्चन क्या है कि तोतो चांद को वह जो स्कूल है यानी कि जो बाद में जो स्कूल के लिए गई है एडमिशन के लिए, वो अच्छा क्यों लगा तोतो चांद को। तो तोतो चांद को स्कूल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वह अन्य स्कूलों से अलग था। इसमें व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई जाती थी, यानी कि यहाँ पर किताबी ज्ञान ना देकर बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती थी, व्यवहारिक ज्ञान के बारे में समझाया जाता था। इसलिए तोतो चांद को ये स्कूल जो था वो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं अपने प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। तोतो चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को, है ना, स्टेशन मास्टर क्यों कहा, यानी कि जो हेडमास्टर जी थे उनको स्टेशन मास्टर क्यों कहा। क्योंकि आपको पता है, कहानी आपने पढ़ी है, तो ये जापान की कहानी है और आपको बता दो सारे बच्चों को वैसे तो जनरली पता ही होगा। ठीक है, तो स्कूल कमरों के स्थान पर, है ना, रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं ना, यानी कि जो रेलगाड़ी खराब हो जाती है उनके जो बॉगी होती हैं इसमें हम लोग सफ़र करते हैं, तो उन्हीं डिब्बों में स्कूल चला करता था। ठीक है, रेलगाड़ी के जो मालिक थे उन्हें स्टेशन मास्टर होता है। आपको पता ही है कि रेलगाड़ी का जो मालिक होता है यानी कि जो देखरेख कर रहा होता है उसमें, उसको कहते हैं स्टेशन मास्टर। ठीक है ना, इसलिए स्कूल के हेडमास्टर जी को तोतो चांद ने क्या कहा, हेडमास्टर जी को स्टेशन मास्टर कहने पका। क्यों कहा? क्योंकि आपको पता ही है कि जो रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलता था, तो तोतो चांद ने ये कहा कि रेलगाड़ी के जो मालिक होंगे अर्थात उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेशन मास्टर कहेंगे। इसलिए हेडमास्टर जी को तोतो चांद ने कहा स्टेशन मास्टर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर घ जो है हमारा। तोतो चांद ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया, यानी कि तोतो चांद जब उनसे बात कर रही थी, आपने कहानी पढ़ी होगी तो बहुत सारी बातें उसने हेडमास्टर जी से की हैं और आज के समय में इतनी कोई बातें सुनता नहीं है। आप जाएंगे बक 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 बक। छोटे बच्चों की आदत होती है, बहुत ज़्यादा बोलने वाले बच्चे होते हैं और एक वो बच्चे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। तोतो चांद एक ऐसी लड़की थी जिसे बोलना बहुत पसंद था। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना, बच्चे हों या बड़े, जब वो अपने मतलब अपने आपके अनुकूल, अगर उनके अनुकूल वातावरण होता तभी वो बोलते हैं। कितना भी चंचल बच्चा हो, अगर वो नई जगह जाएगा तो वो शांत ही रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो आंसर क्या है कि तोतो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तोतो चांद ने हेडमास्टर जी को अपने फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया है। तो तोतो चांद ने बताया कि फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। फ्रॉक को पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने हुए थे। कपड़ा जर्सी का है, कॉलर पर कढ़े लाल फूल फूहड़ है ना। माँ को कॉलर पसंद नहीं है,
यानी कि उसने ये बताया कि ये जो मैं ड्रेस पहने हुए हूँ ये कैसी है हमारी, ये जो है वो बाहर से खरीदी हुई है, पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें लाल और सलेटी रंग के चेक बने हुए हैं। तीसरी बात, यह जर्सी का कपड़ा है। चौथी बात जो है वो कॉलर पर जो कड़े फूल है ना, वो माँ को भाई बिल्कुल पसंद नहीं है हमारी ये कॉलर। तो हेडमास्टर जी को उसने इतना कुछ बताया तो फिर और भी कुछ था, बट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि फ्रॉक के बारे में क्या बताया, तो इसलिए सिर्फ हमको आंसर फ्रॉक के बारे में ही करना है। ठीक, चलिए बेटा चलते हैं अगले। इंग्या प्रश्न क्या है, आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से के क्या मतलब है। तो देखो, कुछ तरल पदार्थ जैसे दही है, खीर है, सूप है ना, और कुछ जो है वो ठोस पदार्थ जैसे गुड़, रोटी, तो इसी को कहते हैं समुद्र से पहाड़। समुद्र का मतलब जो ऐसे पदार्थ जो लिक्विड हों, यानी कि जो हमारे तरल अवस्था में हो, उन्हें बेटा हम लोगों ने मतलब इस पाठ में समुद्र से कहा गया है। और पहाड़ का मतलब यहाँ पर है कोई ठोस पदार्थ, जैसे गुड़ हो गया, रोटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, समुद्र का मतलब कोई तरल पदार्थ और पहाड़ का मतलब है कोई कठोर पदार्थ, ठीक है। चलिए, वो भी खाद्य पदार्थ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा तोतो चान, माफ़ कीजिए थोड़ा स्टॉप करनी पड़ी वीडियो हमको, ठीक है। हाँ जी, तोतो चान को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई। देखिए, कोई भी माँ हो अगर बच्चों को हंसी खुशी स्कूल जाते हुए देखती है ना, तो उनकी आंखों में जो चमक होती है ना, वो देखने लायक होती है। शायद ही इतनी खुशी हम क्या बताएं, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माँ तो माँ है भाई, है ना। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बच्चे जब सफल होते हैं तो माँ बाप से ज़्यादा शायद ही है कोई इंसान खुश होता है, क्योंकि उन्होंने पाल पोस के हमारी अच्छी बुरी जो भी चीज़ें होती हैं वो समझ जाती हैं सब कुछ, ठीक है ना। मेरी माँ भी समझ जाती हैं, हाँ पिटाई बहुत रखती हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं, तोतो चान को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई थी, ठीक है। तो माँ की चुलबुली बिटिया जो पहले एक स्कूल से निकाली गई थी, खुशी से स्कूल जा रही थी, उसे स्कूल जाता देख माँ की आंखें भर आई। यानी कि माँ इसलिए खुश थी क्योंकि एक स्कूल से उसको उसकी शरारतों की वजह से निकाल दिया गया था, तो और अब वो दूसरे स्कूल में हंसी खुशी जा रही है और पहले वाले स्कूल में जाती नहीं थी, तो ये माँ को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। तोतो चान ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बे में चलता था, ठीक है ना, या स्कूल हेडमास्टर जी ने उसकी पूरी बात सुनी, दोपहर के समय भोजन के समय सभी बच्चे मिलजुल कर खाना खाते थे। इसमें सही गलत के हमको टिक करने हैं। सही गलत समझते हो ना कि इसमें कौन सही है और कौन गलत, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा दूसरा है। दूसरे में हमको करना क्या है कि सही और गलत हमको लगाना है। तो हम लोग टिक लगाएंगे, जैसे ये है, ठीक है ना। तो क्योंकि स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बों में चलता था, क्या ये सही है, तो ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। हेडमास्टर जी ने उसकी पूरी बात सुनी, ये भी सही है हमारा, ठीक है। और गा हमारा क्या, दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिलजुल कर भोजन करते थे, ये बात भी सही है। तो इसमें घा ऑप्शन सॉरी से लिखना भूल गया, तो आप लिख देंगे यहाँ पर घा में उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको चौथे वाले में टिक करना है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है ना ऊपर वाले वो सही है, इसलिए चौथा में क्या कह रहा है, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर दिए हुए सभी, तो आप टिक कर देंगे उपरोक्त सभी। ये घा वाला आप लोग पॉइंट जोड़ देंगे क्योंकि ये सारे वाक्य जो हैं वो सही है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या है, स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को हम लोग कहते हैं स्टेशन मास्टर। तो नीचे गए जो लिखे हुए हैं इनको मुखिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो भाई पोस्ट ऑफिस का जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है पोस्ट मास्टर। बैंक के जो मुखिया होते हैं उनको बैंक मैनेजर कहा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, ठीक है। चिकित्सा का जानते हो, सरकारी हॉस्पिटल जिसको हम लोग कहते हैं ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर सबसे पहला इलाज होता है, ठीक है ना, या इलाज ही वहीं होता है प्राथमिक, ठीक है ना। प्राथमिक इसी प्राथमिकता मतलब उसी को दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी कहते हैं। पुस्तकालय की जो देखरेख करता है, जो मालिक होता है, उसको हम लोग कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है। कॉलेज के जो देखरेख करते हैं पूरे कॉलेज को जो प्रिंसिपल हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं प्राचार्य, ठीक है। और वहीं अगर इंटर कॉलेज हो तो उसको कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा प्रधानाचार्य, ठीक है। अगर डिग्री कॉलेज हो तो आपका प्राचार्य और अगर इंटर कॉलेज हो तो आपको कहा जाएगा प्रधानाचार्य। कारखाने की अगर बात की जाए तो मिल मालिक होते हैं, मिल मालिक भी इनको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, अब ये आपका आपने देखा होगा भाषा की बात से भी प्रश्न बनते हैं, तो वहाँ पर हमको क्या करना है, आप जानते हैं कि विराम चिन्हों के बिना वाक्य जो है वो पूर्ण स्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया जाएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला चिड़ी मार से लेके यहाँ पर आपको
क्या करना है, विराम चिन्ह लगाना, यानी कि कहाँ कौन सा चिन्ह आना है वो लगाना। अब यहाँ तो देखिए ये जो मैंने आपको लिखा हुआ है ना, ये तो आपका आंसर है, ठीक है। और प्रश्न जो है वो आप लोग अगर किताब हो, क्योंकि पद्यांश पूरा नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए चिड़ी मार की बीवी और यहाँ पर खुद बताएगा तक यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक पैरा। किताब सभी के पास, बच्चों के पास हो तो वो खोल के बैठें, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करें। जैसे वहाँ पर लिखा है, चिड़ी मार की बीवी है ना, चिड़ी मार की बीवी ने डरे हुए तोते को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली, ठीक है ना, सहलाते हुए बोली, ठीक। अब क्या बोली, अब यहाँ पर आपकी किताब में ये चिन्ह जो आपको दिया गया है ना, ये चिन्ह नहीं होंगे, यानी वाक्य बोलते समय कहाँ पूर्णविराम लगना है, कहाँ कॉमा लगना है, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। यही है विराम चिन्ह, यानी कि कहाँ कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए। हिंदी लिखते समय आपने देखा होगा पूर्णविराम लगता है, विराम चिन्ह लगते हैं, तो ये कहाँ कहाँ लगते हैं वो आपको भाई समझना था इसमें विराम चिन्ह को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहले तो वो पैरा लिखेंगे पूरा, और फिर यहाँ पर जैसे ये विराम चिन्ह है, कितना छोटा तोता है, फिर यहाँ कॉमा लगना चाहिए, है ना। इसका तो एक निवाला भी नहीं होगा, है ना, कॉमा इसे मारना फिजूल है। अब यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस जो है, वाक्य जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से अपॉस्ट्रोफी मतलब चिन्ह भी होते हैं और पूर्णविराम भी होते हैं, तो यही हमको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। ये जब वाक्य पूरा होता है इस प्रकार से चिन्ह इसको लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लिखना है, फिर ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा आंसर, ठीक है। आप लोग किताब को पहले देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखना है कि कहाँ कौन सा कॉमा हमको लगाना है। पेपरों में ये बहुत मोस्ट है, हो सकता है कि पेपरों में आपको देखने को मिल जाए ये सवाल, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग हमको करना है, ठीक है ना। जैसे अचानक जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपकी किताब में अगर रखी होगी तो वहाँ पर लिखा होगा अचानक, ठीक है। अब अचानक का हमको वाक्य प्रयोग करना है कि अचानक का वाक्य प्रयोग मतलब कोई एक सेंटेंस बनाना है, कोई एक वाक्य बनाना है जहाँ अचानक का प्रयोग हो। तो हमने क्या बनाया कि अचानक आंधी आ गई, हमारा अचानक का प्रयोग हो गया, अचानक जो है वो आंधी आ गई। सचमुच का वाक्य प्रयोग करना है तो लो वह सचमुच देवता है, ठीक है ना। अगर बेकार का बनाना है तो कुछ जरूरी नहीं कि ये है यही बनाओ, कोई भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। वह सचमुच कितना अच्छा व्यक्ति है ना, आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन सेंटेंस सही होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी आपने बना दिया अपने मन से, ठीक है ना। बेकार समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बेकार का उपयोग हो गया। दफ्तर की बात की जाए तो यहाँ पर सेंटेंस इसका वाक्य प्रयोग क्या है, समय पर दफ्तर जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद गंभीरता, उसने गंभीरतापूर्वक सोचा, उसने गंभीरतापूर्वक सोचा, ठीक है ना। तो ये गंभीरता का प्रयोग हो गया हमारा। तो यहाँ पर ये हमारे वाक्य प्रयोग होते हैं, ये पेपरों में भाई आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो एक्सरसाइज होती है ना, जो आपके बाद में पाठ के बाद में जो भी आपकी व्याकरण होता है या जो प्रश्न होते हैं वो आपसे परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही, और व्याकरण पोर्शन भी यहीं से आता है मोस्टली। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि आपके हाफ ईयरली भी आने वाले हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं इसमें क्या करना है, एकार्थी और अनेकार्थी समूह को अलग अलग लिखना है। जैसे एकार्थी समूह कौन कौन से होते हैं शब्द, है ना, जैसे दरवाजा है, दावत हो गया, आपको इकट्ठा मिलेगा, किताब अगर आपके पास है तो सामने रखिए और वहाँ पर देखिए ये सब लिए गए हैं। इनमें से आपको एकार्थी छांटने हैं और अनेकार्थी छांटने हैं, ठीक है ना। तो एकार्थी शब्द जैसे दरवाजा है, दवात है, खिड़की है, मेज है, कुर्सी है ना। अब यहाँ पर क्या है, अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं, जैसे अंक हो गया, पत्र हो गया, मान हो गया, सोना हो गया, दल है, कुले हैं, नाना, पद, वर्ण, वर, कक्षा, पद, पक्ष, है ना। क्योंकि ये एक चीज को इनके अनेक अर्थ निकलते हैं, है ना, और ये अनेक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये आपका एकार्थी दरवाजा है तो एक ही है, ठीक है ना, दवात है एक ही है, खिड़की है एक है, मेज है, कुर्सी है, एक चीज को, एक शब्द को, एक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। और अनेकार्थी शब्द जैसे अंक, तो इनका अंक दो प्रकार, एक अंक अलग होता है, दूसरा अंक अलग होता है, ठीक है। पत्र भी अलग होते हैं, मान भी अलग होता है, सोना भी होता है, दल भी होता है, कुले भी होते हैं, तो इनके अनेक अर्थ निकलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अनेकार्थी शब्द, ठीक है ना। तो भाई ये हमको याद कर लेना है, ओके। चलिए बेटा, हाँ एक चीज और, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर बेटा एकार्थी की परिभाषा मिली है, एकार्थी की परिभाषा आपकी किताब में दी गई है, तो आपको परिभाषा भी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप एकार्थी शब्द लिखेंगे, फिर अनेकार्थी की परिभाषा दी गई है जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अनेकार्थी की परिभाषा लिखनी है, ब्लैक से लिखा हुआ है, फिर आप उसके अर्थ लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ये लिखेंगे।
चलिए बेटा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, नीचे लिखे शब्दों में से भाववाचक शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखना हमको। भाववाचक संज्ञा क्या है, चलिए बेटा देखते हैं। जैसे अच्छाई, ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है ना। कोमलता भाववाचक संज्ञा है। थकावट बुराई हो गई। गुलाबीपन है, कठोरता है, सहजता है, समानता है, भावुकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोले सर जी हम पेपरों में कैसा पूछा जाएगा, तो पेपरों में भाई आपसे ऐसे ही बहुत सारे शब्द दिए जाएंगे और उनमें से ये पूछेंगे इनमें से भाववाचक बताओ। जैसे इसमें आपके किताब में अगर लिखा होगा तो स्कूल, यहाँ पर मैंने आंसर मेंशन किए हैं इसलिए यहाँ पर स्कूल, ठीक है ना। और भी चीज़ें थी बट यहाँ पर ये केवल आंसर है हमारा, तो वहाँ पर स्कूल आप जब कॉपी से क्वेश्चन नंबर चौथा नोट करेंगे तो आप पूरा लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, अच्छाई है, कोमलता है, थकावट है, उनमें से ही छांटनी थी। जैसे स्कूल नहीं है, ठीक है ना, हाँ दरवाज़ा नहीं है ना, और फिर आपका भावुकता है, समानता है, बाकी ये शब्द हैं, ठीक है। 2-3 शब्द जो नहीं थे वो यहाँ पर नहीं है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे, उसके बाद बेटा ये जो आंसर है भाववाचक संज्ञा के वो आपको लिखने हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5वें पे चलते हैं जल्दी से। इस पार्ट से आपको क्या सीखा, तो सीखने को तो भाई हमने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा कि हमको पहली बात तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए होता है भाई, सबके अपने अपने विचार होते हैं। वो स्कूल से क्या, किसी को स्कूल बहुत अच्छा लगता है, किसी को स्कूल बहुत ख़राब लगता है, तो इसीलिए ये आपका ही क्वेश्चन होता है, बट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि आप स्कूल लिख सकते हैं, ठीक। बच्चों की यदि सहजता से प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाया जाए तो बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती है। उनसे यदि शिक्षक शिक्षिका स्नेह से पेश आएँ तो वे अपने विद्यालय और घर में कोई अंतर नहीं समझते हैं, खुशी खुशी विद्यालय को जाते हैं। यानी कि हमारा व्यवहार भी बच्चों के प्रति थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ कभी कभी गुस्सा भी बनता है, क्योंकि जब आप लोग काम नहीं करते हैं तो टीचर गुस्सा भी होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला देखो, इस पाठ में आधार पर 2 सवाल हैं, वो भी आपको बताना है कि स्कूल में बच्चों की शिक्षा कहाँ थी। दूसरा, तो चांद के पिता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आप भी बनाइए, मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन आपको यहाँ पर 2 प्रश्न हैं तो ये आंसर भी आपको ही मेंशन करने हैं, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं। लेखिका ने इस पाठ का नाम स्कूल मुझे अच्छा रखा। आपको इस पाठ का नाम क्या रखना हो तो आप क्या रखेंगे, बताओ जरा। तो यहाँ पर वैसे तो किताब के अनुसार तो अनूठा स्कूल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, स्कूल मुझे अच्छा लगा वो तो भाई तो चांद के लिए हो गया। आप लोग अगर स्कूल का नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ, और अगर आपको स्कूल का नाम कुछ और समझ में आता है तो जरूरी नहीं है कि अनूठा स्कूल ही रखें, आपको जो रखना हो आप वो रख सकते हैं, ठीक है। बट अच्छा रख देना, जन रख दियो कलुगा, ठीक है ना। तो फालतू कोई ऐसा भी मन रख देना, स्कूल का नाम ही रखना है। मतलब स्कूल को देखते हुए जो आपने पाठ पढ़ा है इस आधार पर स्कूल का नाम क्या होना चाहिए आपको। तो वैसे तो मेरे अनुसार तो भाई अनूठा स्कूल अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बों में चलता था। फिर अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप ये लिखें, मैं जब कॉपी चेक करूँगा तो आपसे देखूंगा कि आप लोगों ने अपने स्कूल के नाम क्या रखे हैं। तो यहाँ पर कोई अच्छा सा स्कूल का नाम सोचिए जो यहाँ पर सूट करता है, वो आपको लिखना है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है, और अगले चैप्टर को हम कल के लेक्चर में आपको बता देंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।